हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने एग्रोनॉमी का एक टॉपिक एटमॉस्फेयर, वायुमंडल आपके सामने लेके आया हूं और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि भाई वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को। द होल मास ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, होल मास ऑफ एयर और यू कैन से द मासेस ऑफ द गैसेस, गैसेस का मास जो है अर्थ के चारों ओर यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को अपन वायुमंडल कहते हैं। यानी अर्थ सरफेस के चारों ओर जो एयर का या गैसेस का जो मास है उसे ही अपन एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर तापमान टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में दाब या प्रेशर जो होता है डिक्रीज होता है, और इफ द प्रेशर इज इंक्रीजिंग देन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। यानी वाइस वर्सा कोरिलेशन होता है किसके बीच में, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो यहाँ पे मेनली आपको ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को अपन वायुमंडल कहते हैं, या डिफरेंट गैसेस का जो आवरण है उसे ही जो है अपन वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अब इस वायुमंडल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन लेयर्स की बात करें तो सबसे नीचे जो लोअर सरफेस पे या जो अर्थ सरफेस के नियर होती है उसे अपन ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपर की साइड में जो लेयर होती है उसे अपन स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, और उससे ऊपर जो होती है उसे अपन मेसोस्फियर कहते हैं, और सबसे ऊपर होती है उसे अपन थर्मोस्फियर कहते हैं। अब इस ट्रोपोस्फियर को अपन हिंदी के अंदर जो है सौभ मंडल के नाम से जानते हैं, जबकि स्ट्रेटोस्फियर को अपन समताप मंडल के नाम से जानते हैं, और मेसोस्फियर जिसे अपन मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, और थर्मोस्फियर जिसे अपन ताप मंडल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर यानी कि सौभ मंडल जो है इसकी जो मोटाई मानी गई है वह 8 से 18 किलोमीटर के बीच में जो होती है वह आपकी सौभ मंडल होती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि जितनी भी वेदर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है यानी जलवायुवीय क्रियाएं जो होती है वह सारी की सारी जो होती है ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। यानी क्लाउड का बनना, इसके साथ रेन का होना, बारिश का होना, ये सारी जो घटनाएं होती है वह सौभ मंडल के अंदर होती है। एक और विशेषता सौभ मंडल के अंदर ये होती है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में ऊपर की साइड बढ़ते हो तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वह डिक्रीज होता है। यानी कि हाइट के साथ अगर हाइट इंक्रीज होगी तो उस केस में टेम्परेचर जो होगा वह डिक्रीज होगा, और इसमें नॉर्मली जो डिक्रीज होता है वह होता है एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, और उसे अपन लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बात करें तो नेक्स्ट वन लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर इज नोन एज द स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, और जिसकी मोटाई मानी गई है वो है आपकी 18 से 50 किलोमीटर के बीच की जो लेयर है वह आपकी स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वह आपका एक प्रकार से कहें तो कांस्टेंट रहता है, अर्थात अस्थिर रहता है। तापमान में ऊंचाई के साथ कोई बदलाव इसके अंदर ज्यादातर दिखाई नहीं देता है। और इस स्ट्रेटोस्फियर के नीचे की साइड में यानी कि अपन कहें कि 18 to 25 किलोमीटर के बीच में इसके अंदर जो होती है वह ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है। और ओजोन लेयर एज यू नो जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों, हार्मफुल यूवी रेज को जो है अब्जॉर्ब करने का काम करती है ताकि अर्थ सरफेस तक वो नहीं पहुंच पाए, तो वह स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही होती है। अब यहाँ पे ट्रोपोस्फियर एवं स्ट्रेटोस्फियर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे अपन ट्रोपोपोज के नाम से जानेंगे। और इसके बाद अगर अपन स्ट्रेटोस्फियर के बाद बात करें तो उसके ऊपर होता है मेसोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को ज्वाइन करने वाली लाइन स्ट्रेटोपाउस के नाम से जानते हैं। मेसोस्फियर जिसे मध्य मंडल कहते हैं यह 50 से 80 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे अपन हाइट में ऊपर की साइड बढ़ते हैं, जैसे जैसे इसके अंदर हाइट में ऊपर की साइड बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वह डिक्रीज होता है मेसोस्फियर के अंदर, जो आपको मालूम होना चाहिए।
मिजोस्फीयर के सबसे ऊपर की साइड में जो होता है दैट इज द थर्मोस्फीयर होता है। मिजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर को ज्वाइन करने वाली लाइन मिजोपोज के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे थर्मोस्फीयर जो होता है 80 से 1600 किलोमीटर के बीच में तापमंडल स्थित होता है। अब इस थर्मोस्फीयर के लोअर सरफेस पे या नीचे के साइड में 80 टू 200 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे आयनोस्फीयर होता है, अर्थात आयन मंडल होता है, जो कम्युनिकेशन के लिए, संचार प्रणाली के लिए जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ थर्मोस्फीयर में हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर में भी जो है इंक्रीज होता है, तापमान जो होता है वह बढ़ता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है 4 लेयर्स होती है, 4 लेयर्स होती है, और अर्थ सरफेस के बिल्कुल निकट जो होती है वह ट्रोपोस्फियर होती है, जिसमें मैक्सिमम जो होती है क्लाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, और मोस्ट ऑफ या हेवीएस्ट लेयर के नाम से इसे अपन जानते हैं 8 टू 18 किलोमीटर के बीच में होती है। और यह ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर से ज्वाइन रहती है बाय द लाइन दैट इज द ट्रोपोपोज के रूप में। और स्ट्रेटोस्फियर की लोअर सरफेस जो होती है वह ओजोन लेयर वहां पे स्थित होती है, जो हार्मफुल यूवी रेज को अब्सॉर्ब करने का काम वहां पे करती है। देन स्ट्रेटोस्फियर ज्वाइन होता है स्ट्रेटोपाउस के द्वारा मिजोस्फियर से, और मिजोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है, और मिजोस्फियर ज्वाइन होता है थर्मोस्फियर से मिजोपाउस लाइन के द्वारा, और थर्मोस्फियर होता है 80 से 1600 किलोमीटर के बीच, और इसमें 80 से 200 किलोमीटर के बीच में आइनोस्फियर होता है, जो कम्युनिकेशन संचार प्रणाली को सक्षम बनाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अब अपन 1 बाय 1 एक एक लेयर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सौर मंडल या ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर जो होता है 8 से 18 किलोमीटर के बीच, सबसे पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि यह 8 से 18 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। इट इज द हैवीएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की हैवीएस्ट लेयर इसे माना गया है। मोर देन द 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास जो होता है वह ट्रोपोस्फियर के अंदर ही आता है, सबसे भारी परत मानी गई है, और वायुमंडल का 75% वजन जो है इसी मंडल के अंदर स्थित है। लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर की वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द टेम्परेचर डिक्रीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आस्क इन मेनी एग्जामिनेशन। इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊंचाई के साथ, और दैट इज नोन एज द लैप्स रेट, इसे ही अपन लैप्स रेट कहते हैं। तो लैप्स रेट क्या है? लैप्स रेट मींस द वर्टिकल डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में वर्टिकली डिक्रीज होना। इट मींस कहने का अर्थ यहां पे सीधा सा ये निकल रहा है, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर के अंदर गिरावट आएगी, और वो रेट रहेगी आपकी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इट मींस द वर्टिकली डिक्रीज होता है टेम्परेचर, इसे अपन लैप्स रेट कहते हैं। तो लैप्स रेट की जो रेट है वह क्या है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है, जो आपको पता होना चाहिए। एंड देन द ऑल वेदर फिनोमिनन्स लाइक क्लाउड्स, रेन, मिस्ट, फॉग, ड्यू अकर्स इन द ट्रोपोस्फियर। ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मौसमी घटनाएं कौन से मंडल के अंदर होती है, तो ट्रोपोस्फियर या सौर मंडल के अंदर होती है। तो इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे आ रहा है, नंबर फर्स्ट वन इज द 8 टू 18 किलोमीटर, नंबर सेकंड वन इज द लैप्स रेट दैट इज द 6.5 डिग्री, और ऑल वेदर फिनोमिनन यानी मौसमी घटनाएं। ये 3 पॉइंट इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन बढ़ते हैं अपन सेकंड की ओर, दैट इज द समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फियर। समताप अर्थात समान ताप, इट मींस इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई में ऊपर की साइड बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है एक प्रकार से अपन कहें तो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ज्यादा कोई परिवर्तन उसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो रेंज होती है 18 टू 50 किलोमीटर के बीच में ये होता है, ये पहली बात आपको पता होना चाहिए। और इट इज इन अ वार्मेस्ट लेयर, सबसे गर्म परत, सबसे गर्म परत अगर कोई सी मानी गई है तो वो आपकी जो मानी गई है स्ट्रेटोस्फियर मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। इट इज द एक्चुअल सीट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द एयर, एयर के अंदर जितनी भी फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती है वह इसी लेयर के अंदर होती है। इसके अंदर एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द ओजोन लेयर, इसमें ओजोन लेयर होती है इसकी लोअर सरफेस पे 18 टू 25 किलोमीटर के बीच में, और इसलिए वजह से इसको अपन ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। और ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज से, हार्मफुल यूवी रेज को अर्थ सरफेस पर नहीं आने देती है।
और इसको डिप्लीट कर रहा है ओजोन लेयर को। किसके द्वारा डिप्लीशन हो रहा है? तो दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको, इस लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इसमें एक मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वह ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। द एरोप्लेन फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फीयर, एरोप्लेन या वायुयान कौन से जो है लेयर के अंदर जो है उड़ान भरते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, वह स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसकी हाइट जो होती है 18 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। इसमें ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करती है, जिसको डिप्लीट कर रहा है सीएफसी, एंड एरोप्लेन इसके अंदर फ्लाई करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे आता है दैट इज द मध्य मंडल और मिजोस्फीयर। और मिजोस्फीयर जो होता है 50 से 80 किलोमीटर के बीच, फर्स्ट वन। और सेकंड वन इज द कोल्डेस्ट रीजन, सबसे ठंडी परत अगर कोई मानी गई है तो वह आपकी मिजोस्फीयर मानी गई है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊंचाई में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे तापमान के अंदर गिरावट जो है इस मंडल के अंदर देखी गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन दैट इज द ताप मंडल और थर्मोस्फीयर। ताप मंडल और थर्मोस्फीयर जो होता है 80 टू 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर के बीच में होता है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर है, इसलिए इसे अपन एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। द लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड आइनोस्फीयर। इसकी लोअर लेयर जो होती है वह आइनोस्फीयर के नाम से जानी जाती है, और जो लगभग होती है 80 से 200 किलोमीटर के बीच में आइनोस्फीयर होता है। और आइनोस्फीयर ये लोअर लेयर है, और आइनोस्फीयर का काम क्या है? आयन मंडल जो होता है, रेडियो तरंगे पाई जाती है जो संचार प्रणाली को सक्षम करता है। इट मींस द लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू द आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर के अंदर 2 लेयर होती है, दैट इज द F1 एंड F2 लेयर, दैट इज कॉल्ड द एप्लेटोन लेयर। कई बार पूछ लेते हैं एप्लेटोन लेयर क्या है, तो आइनोस्फीयर के अंदर जो F1 और F2 लेयर है उसे ही अपन जो है एप्लेटोन लेयर के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज विद द अल्टीट्यूड, हाइट के साथ जो होता है टेम्परेचर जो होता है इसके अंदर इंक्रीज होता है। तो इसके केस में कौन कौन सा पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए? नंबर फर्स्ट, इसकी आपकी लेंथ आपको ध्यान होनी चाहिए। नंबर सेकंड, इसमें आइनोस्फीयर होता है जो कम्युनिकेशन के लिए या जाना जाता है। देन इसमें एप्लेटोन लेयर क्या होती है, ये 3 पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं अपन इन चारों लेयर्स का जो अगर अपन निचोड़ निकाले या अपन देखें कि इन लेयर्स के अंदर कैसे क्या हो रहा है, तो सबसे पहली बात यहां पे जो होगा आपका वो होगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, देन इसके ऊपर होगा आपका दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर, देन इसके ऊपर होगा आपका दैट इज मिजोस्फियर, और सबसे ऊपर होगा आपका दैट इज द थर्मोस्फियर। अब यहां पे जो है अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यह 8 से 18 किलोमीटर के बीच होता है। देन स्ट्रेटोस्फियर इज 18 से 50 किलोमीटर के बीच होता है। देन मिजोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है। देन आपका थर्मोस्फियर इज 80 से 1600 किलोमीटर के बीच में होता है। अब इनके अंदर टेम्परेचर के कोरिलेशन की बात करें तो अपन अगर ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो इसमें जैसे जैसे हाइट में या अल्टीट्यूड में जो है ऊपर की साइड बढ़ते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर के अंदर जो है गिरावट देखने को मिलती है। इट मींस वर्टिकल डिक्रीज होता है टेम्परेचर, उसे अपन लैप्स रेट कहते हैं। जबकि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर देखें तो इसमें अगर अपन हाइट के साथ या अल्टीट्यूड के साथ ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर के अंदर को ना तो गिरावट ना कोई वृद्धि। इट मींस टेम्परेचर जो होता है इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर रहता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जब अपन मिजोस्फियर की बात करते हैं तो इसमें जैसे जैसे हाइट में अगर ऊपर की साइड जाते हैं, अल्टीट्यूड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वह डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। इस वजह से यह कोल्डेस्ट लेयर के नाम से जाना गया है। जबकि थर्मोस्फियर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हाइट में या अल्टीट्यूड में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है वह भी आपका इंक्रीज होता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ट्रोपोस्फियर की मैक्सिमम या इसमें कहें कि मैक्सिमम वेदर फिनोमिनन जो होते हैं वह ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होते हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इसमें लैप्स रेट या टेम्परेचर डिक्रीजिंग की जो रेट होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। एंड देन
देन स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो इसकी लोअर सरफेस के अंदर यानी कि अपन कहेंगे 18 टू 25 किलोमीटर के बीच में इसमें ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करने का काम करती है और जो आपको पता होना चाहिए। देन मिजोस्फीयर, मिजोस्फीयर जो होता है इसके अंदर अगर अपन कहें तो इसमें टेम्परेचर जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है, यह आपकी कोल्डेस्ट लेयर के नाम से जानी गई है। एंड देन लास्ट वन इज द थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर की लोअर लेयर दैट इज द 80 से 200 किलोमीटर के बीच में इसमें आइनोस्फीयर होता है और जिसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारा जो है एक प्रकार का सारांश है कि हाइट के साथ या अल्टीट्यूड के साथ जो है टेम्परेचर का क्या कोरिलेशन है, कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है, ये आपको पता होना चाहिए और कौन सी लेयर के अंदर कौन सी सब लेयर पाई जाती है जो भी आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है, वैसे मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर के अंदर वायुमंडल के अंदर 9 प्रकार की गैसें पाई जाती है। कितने प्रकार की, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए तो 9 प्रकार की गैसेस पाई जाती है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने 4 है और इनका केसेस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अगर अपन देखें एटमॉस्फेयर के अंदर या वायुमंडल के अंदर गैसेस का संगठन देखें तो यहां पे जो आपको इस टेबल के अंदर बता रखा है ये एटमॉस्फेयर का बता रखा है, वायुमंडल का बता रखा है यहां तक। अब पहला जो बेसिस है वह वॉल्यूम बेसिस यानी कि आयतन के आधार पर है और दूसरा है वेट बेसिस यानी बार के आधार पर, बारात्मक आधार पर यहां पे दे रखा है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बात हो रही है, देन ऑक्सीजन की बात हो रही है, देन आर्गन की बात हो रही है, देन कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आयतन के आधार पर, वॉल्यूम बेसिस पे इनका कंसंट्रेशन कितना है, इनका परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम बेसिस पे बात करें तो नाइट्रोजन जो होती है 78% के आसपास, जबकि ऑक्सीजन जो होती है 20.91 और आप कह सकते हो 21% जो होती है ऑक्सीजन होती है। देन आर्गन जो होती है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है 0.03%, काफी इंपॉर्टेंट है। और एज ए पीपीएम में कहेंगे तो 300 पीपीएम इसका कंसंट्रेशन जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। अब यही चीज अगर आपको पूछ ले कि इनका जो कंसंट्रेशन है वह मर्दा के अंदर जो है गैसेस किस रेशियो में होती है, यह भी कई बार आपको पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन जो होती है ऑलमोस्ट सेम होती है एटमॉस्फेयर के बराबर, ज्यादा कोई चेंजेस इसके अंदर है नहीं। देन ऑक्सीजन जो होती है वह भी आपकी लगभग सेम होती है, आर्गन में भी ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, ज्यादातर डिफरेंस आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और यह जो होती है आपकी सोइल के अंदर 0.3% होती है, जबकि एटमॉस्फेयर में 0.03 होती है और ये लगभग 10 टाइम्स मोर होती है, 10 टाइम्स मोर होती है देन द एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 से 10 गुना अधिक होती है। और यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई जो सोइल की जो एयर है उसके अंदर जो है CO2 कितनी होती है, तो 0.3 अर्थात आपके एटमॉस्फेरिक या वायुमंडल से 10 गुना ज्यादा होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे इन गैसेस का कंसंट्रेशन कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दैट ये जो सारी चीजें हैं वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में अपन ने इस लेक्चर के अंदर देखा और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।